नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में कक्षा 12 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अगर बुक में आप लोग देखेंगे तो पहला अध्याय है ये। तो उसको मैं अपनी आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ध्यान से जो है इस चीज़ को देखिएगा। पहले मैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, डिफिनीशंस मतलब परिभाषा, उसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। फिर उसके बाद इस पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कक्षा 11 में आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, संबंध और फलन। वहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखे होंगे, शुरुआती परिभाषाओं को देखा होगा। इसको कक्षा 12 में जो है इसको समझने के लिए कक्षा 11 की परिभाषाओं का जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो अध्ययन करके उसको जान लीजिएगा। उसके बाद इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये समझ में आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। संबंध और फलन, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो इसमें हम कक्षा 11 का एक टॉपिक उठाते हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, तो उसके बारे में देखिए। यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय हों तब इनका कार्तीय गुणनफल जो होगा वो भी एक समुच्चय होगा, लेकिन उसका प्रत्येक अवयव एक कर्मित युग्म के रूप में होगा। कर्मित युग्म का मतलब जैसे A, B, ऐसी सब चीज़ों को कर्मित युग्म के रूप में, मतलब प्रत्येक अवयव जो है कर्मित युग्म के रूप का होगा। जैसे यहाँ तो हम बात कर रहे थे कर्मित युग्म का रूप का होगा जिसका प्रत्येक प्रथम अवयव और द्वितीय अवयव क्या होगा। आइए इसको परिभाषा से समझते हैं। हाँ, तो इसका कार्तीय गुणनफल A गुणे B, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे A गुणे B, तो इसका अवयव कर्मित युग्म के रूप में A, B के रूप में होगा। जहाँ पे कर्मित युग्म का प्रथम अवयव A में बिलोंग करेगा, मतलब यहाँ जो पहले होगा उसी में ये होगा पहला अवयव, और कर्मित युग्म का द्वितीय अवयव B में बिलोंग करेगा, मतलब A क्रॉस B में जो बाद में जो होगा उसमें द्वितीय अवयव बिलोंग करेगा। इसी प्रकार अगर हम B क्रॉस A की बात करें तो भाई ये भी दो समुच्चयों का गुणनफल है। यहाँ इसका भी अवयव जो है कर्मित युग्म के रूप में होगा। मान लीजिए वो जैसे Y और X के रूप में है, Y, X के रूप में, तो Y जो है B में बिलोंग करेगा और X जो है A में बिलोंग करेगा। तो याद रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पहले जो यहाँ है कर्मित युग्म का प्रथम घटक उसी समुच्चय का अवयव होना चाहिए, और यहाँ जो बाद में है दूसरा है तो कर्मित युग्म का द्वितीय अवयव जो है वो दूसरे वाले समुच्चय में बिलोंग करना चाहिए, वहाँ का होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल उठाते हैं। जैसे देखिए, यदि हमारे पास एक समुच्चय A बराबर 1, 2, 3 तथा B बराबर A, B, तब हम बात करें A गुणे B की, A क्रॉस B की, तो आइए देखें तो कैसे निकाला जाएगा ये समझने की कोशिश करिएगा। हम क्या करेंगे, A क्रॉस B हमको निकालना है ना, तो A का प्रथम अवयव उठाओ और B के जितने भी अवयव हैं उनके साथ कर्मित युग्म बना डालो। लेकिन याद रखिएगा A का अवयव पहले होना चाहिए, तो उसी क्रम में हम बनाने की कोशिश आइए करते हैं। जैसे 1 का, तो A, A एक अवयव हो गया, फिर A, B ये हो गया, फिर देखा हमने B में अवयव नहीं है। अब क्या करोगे, इसका काम हो गया, फिर अगला उठाओ, तो 2 है, तो 2, A और 2, B, 2, A, 2, B, ठीक। फिर हमने देखा कि B में अवयव नहीं है भाई, तो A में फिर देखा 2 के बाद और कोई बचता है, पता चला हाँ 3 बचता है, तो 3 को उठाओ और हमने इसको बना लिया 3, 1, 3, B, ठीक।
तो ये तब जा कर के एक रास बी हमारा कंप्लीट हुआ जब यहाँ के सभी अवयवों का, इसके समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय बी के अवयव के साथ कर्मित युग्म बन करके कंप्लीट हो जाए। चूंकि ये भी एक समुच्चय होता है इसीलिए इसको समुच्चय के रूप में रखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आइए, अगर हम बी का राशि निकाल रहे हैं तब क्या करेंगे, तब हम बी में पहले देखेंगे। तो बी का पहला अवयव उठाएंगे ठीक उसी प्रकार से जैसे ए का उठाते थे एक रास बी में। तो बी का रास ए में बी का प्रथम अवयव ए को उठाओ और अब ए में देखो जितने भी अवयव हैं सबके साथ कर्मित युग्म बना डालो, लेकिन बी का अवयव पहले होना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो इससे हम क्या करेंगे, ए उठाएंगे, ए कामा एक अवयव बना, फिर ए कामा 2 ये भी, फिर ए कामा 3 यहाँ काम पूरा हुआ इसका। फिर बी का अगला अवयव उठाओ, तो बी उठाए, स्मॉल बी है ना, तो बी कामा 1 ये बनेगा, बी कामा 2 ये बनेगा, बी कामा 3 ये बनेगा। ये चीजें कक्षा 11 में आप लोगों ने सीखी होगी। तो यहाँ पे भी एक बार रिपीट कर लिया जाए, कर लो, ठीक। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, इनको भी देखिएगा। पहली चीज, दो समुच्चयों के गुणनफल में प्रत्येक अवयव जो होगा वो कर्मित युग्म के रूप का होगा, अर्थात ए कामा बी के रूप का होगा। ये हम बार बार कह रहे हैं। और समुच्चय के अंदर ये एक अवयव गिना जाएगा। दूसरी चीज, इसको भी ध्यान दीजिएगा, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p हो और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या q हो, यह नंबर ऑफ n ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ ए, मतलब समुच्चय ए के अवयवों की संख्या p और समुच्चय बी के अवयवों की संख्या q हो, तब ए गुणे बी के अवयवों की जो संख्या होगी मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ये जो होगा p गुणे q होगा। या नंबर ऑफ बी क्रॉस ए की बात करें तो भी जो है ये p क्रॉस q ही होगा, मतलब इसके जो अवयवों की संख्या होगी, इसको भी जानिएगा। तीसरी चीज, अगर समुच्चय के गुणनफल में जो कर्मित युग्म प्राप्त होते हैं, अगर कोई भी द्विकर्मित युग्म आपस में बराबर हैं, मतलब जैसे x कामा y अगर बराबर है p कामा q के, तब याद रखिएगा इसका प्रथम घटक मतलब x ये बराबर होगा इसके प्रथम घटक मतलब p के, तथा इसका द्वितीय घटक y मतलब ये बराबर होगा इसके द्वितीय घटक q के। तो ये सब चीज़ें हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग कक्षा 11 में पढ़े होगे और जान भी रहे होगे। अगर नहीं जानते होगे तो एक बार जो है किताब या नोट्स जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल होगी उसको देख करके समझ लीजिएगा। अब हम धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या था, संबंध और फलन। तो संबंध और फलन ये कक्षा 11 में भी आप लोगों ने कुछ ना कुछ देखा होगा। तो हम कुछ बेसिक जो कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं और एक आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आइए इसी कड़ी में हम सबसे पहले देखते हैं संबंध क्या हो। तो दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल की जो बात हुई थी, जो कक्षा 11 का टॉपिक था, उसके बारे में बात यहाँ क्यों की गई है, उसका महत्व अभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो हमने कहा जैसा कि हमारा चैप्टर संबंध और फलन है, आइए हम धीरे धीरे कक्षा 12 का जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसी क्रम में हम सबसे पहले आइए बात करते हैं संबंध की, जो आप लोगों ने कक्षा 11 में भी देखा होगा। तो संबंध क्या होता है ये ध्यान से देखिएगा। संबंध, रिलेशन, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों तब समुच्चय ए से समुच्चय बी पर, क्रम याद रखिएगा, समुच्चय ए से समुच्चय बी पर कोई संबंध आर वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। याद रखिएगा क्रम।
कि समुच्चय ए से समुच्चय बी पर, तो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय। ठीक उसी प्रकार अगर संबंध समुच्चय बी से समुच्चय ए पर परिभाषित हो तो वह संबंध बी क्रॉस ए का उप समुच्चय होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे तब समुच्चय, तब कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, दैट इज आर बराबर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। संबंध को ज़्यादातर आर से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए हमने आर का यूज किया। हर जगह लगभग जो है आर से ही देखने को मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। इसके अलावा अगर जहाँ दो संबंधों या दो से अधिक संबंधों की बात एक साथ की जाती है, वहाँ आर के अलावा भी अदर जो है नोटेशन लिया जाता है, जैसे पी हुआ, क्यू हुआ, ये सब। तो ये तो बात की बात है। तो संबंध जो होता है, अगर समुच्चय से समुच्चय बी पर संबंध है तो वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक, आइए इसकी परिभाषा के बात करें। अर्थात अगर समुच्चय ए से समुच्चय बी पर कोई संबंध आर इस प्रकार परिभाषित होता है कि आर बराबर जो होता है ए कामा बी, मतलब इसका भी प्रत्येक अवयव कर्मित युग्म के रूप का होगा। तो आर बराबर ए क्रॉस बी, जहाँ पे कर्मित युग्म का प्रथम अवयव ए का अवयव होगा समुच्चय ए का, और कर्मित युग्म का जो है द्वितीय अवयव वो समुच्चय बी का अवयव होगा। एग्जाम्पल आइए इस पे एक बात करते हैं। जैसे यदि ए बराबर एक समुच्चय हमारे पास ए बराबर 1, 2, 3 तथा बी बराबर 3, 4 है, तब संबंध आर, तब आर की पहले हम बात करें, हम पहले संबंध क्यों कहें उसको, पहले आर की आइए हम बात करते हैं। आर इस प्रकार परिभाषित है 1, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 3। तो क्या आर समुच्चय ए से समुच्चय बी पर संबंध है, ये आइए देखा जाए। इसको चेक करने का जो तरीका होता है वो देखिएगा। जैसे आर का पहला कर्मित युग्म उठाया जाए 1, 3, तो संबंध होने के लिए कर्मित युग्म का प्रथम अवयव समुच्चय ए का अवयव होना चाहिए। तो 1 यहाँ है, हाँ यहाँ है। 3 बी का होना चाहिए, तो क्या बी में है, हाँ है। चलो अभी संभावना बरकरार है। दूसरा अवयव उठाओ 1, तो पता चला यहाँ है। 4 बी में भी है, अभी भी संभावना बनी हुई है। तीसरा कर्मित युग्म उठाइए, 2 ए में है, 4 बी में है, तो अभी भी संभावना है। 3 ए में है, 3 फिर दूसरा वाला बी में है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि प्रत्येक कर्मित युग्म का प्रथम अवयव समुच्चय ए का अवयव है और द्वितीय अवयव समुच्चय बी का अवयव है। इसलिए आर जो है समुच्चय ए से समुच्चय बी पर एक संबंध होगा। उम्मीद करते हैं कि संबंध की परिभाषा समझ में आई होगी। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखा जाए। तो हमारे हाथ में एक पेज है, इसमें हमने जो है सिस्टमेटिक तरीके से कुछ परिभाषाएं, डिफिनीशन या महत्वपूर्ण नोट जो हैं उनको नोट कर रखा हुआ है, ताकि एक सिस्टम से आप लोगों को जो है दिया जा सके। तो आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं, ये भी जानना जरूरी होता है। ठीक, हालांकि ये सब चीज़ें कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ी होगी। नोट, इन पॉइंटों को भी याद रखिएगा। यदि अवयव ए कामा बी, अब अवयव हम इसको कर्मित युग्म को अवयव कह सकते हैं ना भाई, अगर ये संबंध आर का अवयव है तब इसे ए आर रिलेटेड बी द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। पहला नोट। दूसरा इसी क्रम में, यदि ए कामा बी ये संबंध आर का अवयव नहीं है तब इसे ए आर नॉट रिलेटेड बाई, इसे काट देते हैं, द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा
कि जैसे एग्ज़ाम वगैरह में कभी कभी ऐसे कह देगा कि ए का रिलेशन बी से है, कभी कभी कह देगा कि ए कामा बी बिलोंग करता है आर में। दोनों का मतलब सेम होता है कि अगर आर एक संबंध है और अगर ये कह दिया कि ए कामा बी बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब ए का रिलेशन बी से है। क्रम याद रखिएगा, ए का रिलेशन बी से है। अब वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, जो भी वो दे। आगे हम इसमें देखेंगे कि काफ़ी अलग अलग प्रकार के रिलेशन जो है देखने को हमको मिलेगा। फिलहाल हम अभी रिलेशन की बात करते हैं, संबंध की। या कभी कभी ऐसे भी किसी बुक या पेपर में दे देगा कि ए रिलेटेड बाई ए आर रिलेटेड बाई बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए कामा बी संबंध आर का अवयव है। उसी प्रकार यहाँ अगर ए कामा बी नॉट बिलोंग आर, मतलब ए कामा बी संबंध आर का अवयव नहीं है, ये पढ़ा जाएगा ये। तब इसे ए नॉट आर रिलेटेड बाई बी, मतलब ए का आर से रिलेशन नहीं है, द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। ये भी समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय हैं और नंबर ऑफ ए, मतलब समुच्चय ए के अवयवों की संख्या p हो, तथा नंबर ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे मतलब समुच्चय बी के अवयवों की संख्या q हो, तब ये तो पता ही है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कहो या नंबर ऑफ बी क्रॉस ये कहो, ये बराबर p गुणे q हो जाएगी। ये तो जानते ही होंगे, कक्षा 11 में पढ़े होंगे। तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ध्यान से देखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संबंध R A से B परिभाषित हो, संबंध दैट इज संबंध R A से B परिभाषित हो, तब चूंकि संबंध ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का उप समुच्चय होता है। हमने यहाँ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों लिया है, मतलब अगर संबंध ए से बी पर परिभाषित है तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, या अगर बी से ए पर परिभाषित है तब बी क्रॉस ए का उपसमुच्चय होगा। ये आप लोगों को पता है, ठीक। अगर ऐसा है तो इसलिए ए से बी पर अथवा, अब बी क्रॉस ए की अगर बात करें तो बी से ए पर, बी से ए पर कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या ये जो होगी 2 की पावर p गुणे q। कक्षा 11 में ये चीज़ें पढ़े होंगे कि अगर किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या जो है 2 की पावर n होती है। तो यहाँ a क्रॉस b के अवयवों की संख्या p गुणे q है, तो इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर p गुणे q होगी, और a क्रॉस b का उप समुच्चय ही समुच्चय ए से समुच्चय बी पर संबंध होगा, अथवा b क्रॉस a का उप समुच्चय ही समुच्चय बी से समुच्चय ए पर संबंध होगा।
तो इस प्रकार कुल जो संबंधों की संख्या 2 की पावर पी क्यू होगी। फिर से एक बार हम जो है दिखाने का प्रयास करते हैं कि जैसे अगर ए और बी हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए के अवयवों की संख्या पी है, बी के अवयवों की संख्या क्यू है, तो जाहिर सी बात है कि ए गुणे ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के अवयवों की संख्या पी क्यू होगी। और जब ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के अवयवों की संख्या पी क्यू होगी तो उसके उप समुच्चयों की संख्या जो होगी वो 2 की पावर पी क्यू होगी। और जितने उप समुच्चय होते हैं वही संबंध होते हैं। तो इसलिए समुच्चय ए से समुच्चय बी पर कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर पी क्यू होगी, या समुच्चय बी से समुच्चय ए पर कुल संबंधों की संख्या जो है 2 की पावर पी क्यू होगी। उम्मीद करते हैं कि यह भी समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि यह भी समझ में आया होगा। अब आइए इसी क्रम में आगे हम पढ़ते हैं। आगे नोट नंबर 4 देखिएगा। नोट नंबर 4 वही बात जिसकी हम बार बार रिपीट किए हैं कि अगर संबंध बी से ए पर परिभाषित हो तो यदि संबंध आर समुच्चय बी से समुच्चय ए पर परिभाषित हो तब आर जो है बी क्रॉस ए का उप समुच्चय होगा। दैट इज आर बराबर जो होगा वो वाई कामा यक्स सच दैट वाई बिलोंग करेगा बी में एंड यक्स बिलोंग करेगा ए में। जो बार बार पीछे हम रिपीट कर रहे थे वही चीज़, ठीक, इनको भी ध्यान दीजिएगा। अब आइए इसी क्रम में हम लोग बात करने चलते हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार आगे है संबंधों के प्रकार। नंबर 1 जिसमें हम बात करेंगे रिक्त संबंध। रिक्त संबंध ब्रैकेट में इम्पटी रिलेशन। अच्छा देखो, चूंकि फाई या यूँ कह दे कि फाई जो है, फाई जिसको आप लोगों ने रिक्त समुच्चय के नाम से जाना होगा, फाई रिक्त समुच्चय, तो फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय होता है, ये भी आप लोगों को कक्षा 11 में पता होगा, ठीक। तो इसलिए फाई जो है ये भी उप समुच्चय होगा, ए क्रॉस बी होता है। इसलिए फाई ए क्रॉस बी का भी उप समुच्चय होता है। और यही अच्छा, अगर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है तो फाई एक संबंध है संबंध की परिभाषा से, ठीक। तो और यही संबंध फाई समुच्चय ए से समुच्चय बी पर रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो रिक्त समुच्चय समझ में आया होगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फाई ये प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो इसलिए ए क्रॉस बी का भी वह उप समुच्चय होगा ही। अब चूंकि संबंध की परिभाषा कहती है कि ए क्रॉस बी का उप समुच्चय संबंध होता है, तो इसलिए फाई भी ए से बी पर एक संबंध होगा। फाई भी ए से बी पर एक संबंध होगा। तो यही संबंध जो फाई
ए से बी हमको प्राप्त हुआ है, यही रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक, तो रिक्त आगे चीज याद रखिएगा, रिक्त समुच्चय सबसे छोटा, रिक्त संबंध कहें, समुच्चय नहीं, रिक्त संबंध जो है सबसे छोटा संबंध होता है, सबसे छोटा संबंध होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो दूसरा इसी क्रम में हम बात करने चल रहे हैं। दूसरा रिक्त संबंध के बाद दूसरा सार्वत्रिक संबंध, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। तो कक्षा 11 में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक, तो जब प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है तो इसलिए एक रास बी भी एक रास बी का उपसमुच्चय होगा। अब चूंकि संबंध की परिभाषा कहती है कि एक रास बी का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध होता है, तो इसलिए एक रास बी भी ए से बी पर एक संबंध होगा, और यही संबंध एक रास बी समुच्चय ए से समुच्चय बी पर सार्वत्रिक संबंध होगा। तो उसी की हम बात करने चल रहे हैं। ठीक, तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो इसलिए एक रास बी भी एक रास बी का उप समुच्चय होता है। दैट इज, अर्थात जिसको बोलते हैं एक रास बी सबसेट एक रास बी। अब इसके आगे देखिएगा, अब चूंकि अगर एक रास बी का प्रत्येक उपसमुच्चय समुच्चय ए से समुच्चय बी पर एक संबंध होगा। ठीक, तो इसलिए एक रास बी भी समुच्चय ए से समुच्चय बी पर एक संबंध होगा। ठीक, दैट इज ये। तो इसलिए आगे हम लिखते हैं इसे नई लाइन से, इसलिए एक रास बी भी समुच्चय ए से समुच्चय बी पर एक संबंध होता है। इसी संबंध आधा में रहेगा, इसी संबंध एक रास बी को समुच्चय ए से समुच्चय बी पर सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। आगे याद रखिएगा एक चीज ये कि सार्वत्रिक जो है संबंध जो होता है, यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है, ये सबसे बड़ा रिलेशन होता है। तो समुच्चय से समुच्चय बी पर सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ये क्लियर होगा। अब ये भी याद रखिएगा, सार्वत्रिक संबंध सबसे बड़ा संबंध होता है, सबसे बड़ा संबंध होता है। तो संबंध के बारे में इतनी जानकारियाँ आप लोगों को
मिली होगी। संबंध के बारे में आप लोगों को इतनी जो बेसिक जानकारियाँ दी गई हैं इसको ध्यान से जानिएगा। हालांकि ये सब चीज़ें कक्षा 11 की ही थी। अभी आज जो बात पहले वीडियो में जो बात हुई है यही हुई है कि कक्षा 11 की ही सारी बातें हैं। ठीक, तो एक बार ध्यान से पढ़ करके समझ लीजिएगा। और इसके बाद हम अगली वीडियो में जो है जो कक्षा 12 के टॉपिक है हम लगभग वहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।